लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष में। हमारा टॉपिक है बुद्धि। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत। आज हमको पढ़ना है बुद्धि का मापन। बुद्धि के मापन के विषय में यदि हम बात करें तो प्राचीन काल से ही बुद्धि मापन के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रत्यय सामने आते रहे हैं। प्राचीन काल में वेदों में, उपनिषदों में एवं हमारे विभिन्न पुराणों में बुद्धि परीक्षण से संबंधित कुछ बातें देखने को मिलती हैं। जैसे यदि बात करें तो समय समय पर विभिन्न विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होते थे। महाभारत में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न, ये सब बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं या बुद्धि परीक्षण को दिखाते हैं कि प्राचीन काल से बुद्धि का मापन किसी न किसी प्रकार से होता आ रहा है। वर्तमान समय में यदि बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो वर्तमान समय में बुद्धि के संबंध में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। जब भी बुद्धि परीक्षण की बात आती है तो व्यक्ति विभिन्नताओं के मापन पर विचार किया जाता है। तो उसमें कहीं न कहीं बुद्धि के संदर्भ में हमको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुद्धि परीक्षण आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही हम किसी योग्यता या क्षमता को निर्धारित कर सकते हैं और बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम विभिन्न कार्यों को करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बुद्धि परीक्षण आंदोलन के इतिहास पर बल दें तो बुद्धि परीक्षण का इतिहास काफी लंबा है। प्राचीन काल से ही बुद्धि परीक्षण पे कार्य होता रहा है। इसके बाद आधुनिक समय में 19वीं शताब्दी में बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य होते रहे हैं। यदि बात करें वर्तमान समय में बुद्धि परीक्षणों की तो विलियम वुंट ने 1879 में जब लिप्जिंग नामक स्थान पे पहली प्रयोगशाला स्थापित की और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म हुआ तो प्रयोगों के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धि परीक्षण पर काम करना प्रारंभ कर दिया। जिसमें एक थे अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण पर काम करना प्रारंभ किया। जब अल्फ्रेड बिने पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे तो उस समय कुछ प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधक उनके पास आए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वह किसी ऐसे परीक्षण का या कैसी ऐसी वर्गीकरण विधि का निर्माण करें जिससे वह प्रवेश लेते समय वह छात्रों के वर्गीकरण में सफलता प्राप्त कर सकें। बिने ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए मानसिक आयु का प्रत्यय प्रस्तुत किया। मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु से मतलब है मानसिक आयु बालक के व्यक्ति की समान योग्यता बताती है। दूसरा है बुद्धि लब्धि। आप सबने बुद्धि लब्धि IQ के बारे में सुना है। बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि लब्धि ये बताती है कि मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, क्योंकि बालक का बुद्धि लब्धि आज निकालें तो उसका बुद्धि लब्धि कुछ दूसरा होगा, 5 साल बाद निकालेंगे तो कुछ दूसरा होगा। तो मतलब उसके मानसिक विकास की गति क्या है, यह हम बुद्धि लब्धि के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसके बाद है बुद्धि लब्धि निकालने की विधि। आप सभी जानते हैं कि टर्मन ने, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र प्रस्तुत किया है। जैसे आप सभी जानते हैं MA/CA × 100, MA/CA × 100, जिसमें MA का मतलब होता है मानसिक आयु, CA का मतलब होता है वास्तविक आयु × 100। यदि हम किसी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उसको इस सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले हम परीक्षण द्वारा उसकी मानसिक आयु ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बालक की मानसिक आयु आती है 10 और उसकी वास्तविक आयु है 8, तो उसको सूत्र में रख देंगे और उसके बाद इसका हम डिवीजन करेंगे और डिवीजन करने के बाद उसका बुद्धि लब्धि निकालेंगे। तो इसको हम देखते हैं, इसमें बुद्धि लब्धि आती है 125। इस प्रकार से हम किसी बालक की बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास बिने साइमन स्केल या स्टैनफोर्ड बिने स्केल विभिन्न प्रकार के परीक्षण हों जिनके माध्यम से हम मानसिक आयु निकाल सकें। और जब हमें मानसिक आयु का प्राप्तांक निकल जाता है तो हम फिर उसे सूत्र में रखकर उसकी बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं। अब यदि हम बात करें बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की
तो मुख्यतया बुद्धि परीक्षणों को दो प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा और सामूहिक बुद्धि परीक्षा को भी हम दो खंडों में बांट सकते हैं, जैसे हम चार खंड भी कह सकते हैं। जैसे व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा को यदि हम विभाजित करें तो पहला होगा भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा, दूसरा होगा क्रियात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा। उसी प्रकार सामूहिक बुद्धि परीक्षा को यदि हम विभाजित करें तो सामूहिक भाषात्मक परीक्षा कहलाएगा, दूसरा होगा सामूहिक क्रियात्मक परीक्षा के नाम से इसे हम जानेंगे। अब यदि हम बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से परीक्षण हुए हैं, तो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ परीक्षणों के माध्यम से हम समझेंगे कि व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से परीक्षण इस समय जो है बीएड के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो पहला है वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं। वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं होती क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैयक्तिक परीक्षा क्या होती है। वैयक्तिक परीक्षा वह होती है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा, जिसमें एक समय में एक व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण को बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसके IQ लेवल को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, वह वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षा, एक समय में जब एक से अधिक व्यक्तियों पर कोई भी फार्मूला लागू किया जाता है, कोई परीक्षण संपादित किया जाता है, तो वह सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहलाती है। अब हमको देखना है कि भाषात्मक परीक्षा क्या होती है। तो भाषात्मक परीक्षा लगभग पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, शाब्दिक परीक्षा भी कहते हैं। जब हम कुछ ऐसे परीक्षण जिनको केवल पढ़े लिखे व्यक्ति कर सकते हैं, उन पर लागू करते हैं, तो भाषात्मक परीक्षा होती है। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनको और निर्देशों को पढ़कर उन प्रश्नों को हल करना होता है। दूसरा है क्रियात्मक परीक्षा। यह वह परीक्षा होती है जिसमें हम पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर लागू कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रकार की क्रियाकलाप होती है, टाइम बाउंड निर्धारण होता है कि कितने समय में से हम कर लेंगे, टाइम के आधार पर मान लिया जाता है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। तो क्रियात्मक परीक्षा किसी भी वर्ग के लिए संपादित हो सकती है, चाहे वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अशिक्षित हो। इसके बाद अब हम देखेंगे व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षा के अंतर्गत बिने साइमन बुद्धि स्केल। बिने साइमन बुद्धि स्केल का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था, इनके सहयोगी थे साइमन। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष आयु के बालकों के लिए है। सबसे पहले 1905 में यह परीक्षण निर्मित किया गया था। इसके बाद इसमें 1908 में और 1911 में संशोधित किए गए और यह परीक्षण काफी व्यापक था और इसने जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कार्य किए। इसके बाद है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेविस टर्मन ने इस परीक्षण पर काम किया। इन्होंने बिने के बुद्धि परीक्षण को मॉडिफाई किया और उसमें संशोधन करके 1916 में अपना बुद्धि परीक्षण लागू किया, जो 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। इसके बाद फिर इसमें 1937 और 1960 में संशोधन करके इसे त्रुटि रहित बनाया गया। तो ये थे वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं। इसके बाद है वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं। वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाओं में सबसे पहला है पोर्टियस भूल-भुलैया टेस्ट। यह मुख्यतः 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इसमें कुछ भूल-भुलैया नामक कोष ब्लॉक होते हैं, उनमें बालक को अपने एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होता है। दूसरा है भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा प्रतिपादित है, जिसका निर्माण हुआ था 1955 में। यह भारतीय परीक्षण है। इस भारतीय परीक्षण में भाटिया महोदय ने 5 प्रकार के, जो 5 खंडों में से विभक्त किया था, 5 प्रकार के परीक्षण शामिल किए हैं। जैसे है पहला कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, दूसरा है अलेक्जेंडर का पास एलान परीक्षण, तीसरा है आकृति चित्रण परीक्षण, चौथा है तत्कालिक अंक स्मृति परीक्षण और 5वां है चित्र रचना परीक्षण। इस भाटिया बैटरी में इन 5 परीक्षण को शामिल किया गया है और ये भारतीय मानक के अनुसार जो है निर्मित किए गए हैं। इन्होंने इन परीक्षणों में संशोधन करके इसे भारतीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया है। इसके बाद है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षा। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षा में पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण अमेरिका में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब सेना में अत्यधिक जवानों की जो है पूर्ति करनी थी,
तो आर्थर ओटिस ने इस परीक्षण का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से उन जवानों का वर्गीकरण करके उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त करना था। दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत ये भी आता है। इसका मुख्य लक्ष्य था कि अमेरिका में अधिक से अधिक जवानों को वर्गीकरण करके सेना में भर्ती करना। इसके बाद है सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा में पहला है आर्मी बीटा परीक्षण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आर्थर ओटिस ने 1919 में इस परीक्षण का निर्माण किया था और यह परीक्षण लगभग जो है 20 लाख सैनिकों पर अप्लाई किया गया था। यह परीक्षण उन सैनिकों के लिए था जो सैनिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सेना में केवल पढ़े लिखे लोग नहीं, विभिन्न प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। ऐसे में जो कार्य संपादित करने होते हैं उसके लिए उन्होंने काफी संख्या में युवाओं की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने इस परीक्षण का निर्माण किया, जिससे ऐसे लोग जो बहुत शिक्षित नहीं है फिर भी उनसे सेना में काम लिया जा सके, इसके लिए आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया। इसके बाद है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण भी एक सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण है और यह 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए बनाया गया था, लेकिन यह 13 वर्ष के बालकों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह उनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छे से मापन का कार्य करता है। इसके बाद है बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग। अभी तक आपने कुल 8 परीक्षण पढ़े हैं। बीएड के पाठ्यक्रम में इन 8 परीक्षणों को शामिल किया गया है। परीक्षण तो बुद्धि के क्षेत्र में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर कुल 8 परीक्षण हैं। इसके बाद है बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग। अब हमें देखना है कि बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग क्या है। तो बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग विश्व में बहुत ही व्यापक स्तर पर अपनाया जाता है, क्योंकि बुद्धि परीक्षा के द्वारा हम व्यक्ति की क्षमता, योग्यता और उसकी रुचियों को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका वर्गीकरण करके उसे विभिन्न कार्यों में विभक्त कर सकते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वर्तमान में बुद्धि परीक्षाओं क्या उपयोग है उसको हम देखेंगे बिंदुवार। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षाओं का बहुत ही उपयोग है। छात्र के विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने में, क्लास में प्रतिभाशाली मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण करने में, साथ ही उनके विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण करने में, व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करने में हम शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षाओं का काफी उपयोग है। कर्मचारियों का चयन करने में, उनकी योग्यता और क्षमता अनुसार उनको कार्य विभाजन करने में, साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में उनकी तैनाती के समय बुद्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं। इसके बाद है सेना में। सेना में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, तो उनकी क्षमता और योग्यता के द्वारा उनकी नियुक्ति के समय इन परीक्षणों का प्रयोग करके उनको विभिन्न प्रकार के पद दिए जाते हैं, कार्य दिए जाते हैं, जिससे उन्हें सफलता मिल सके। इसके बाद है नैदानिक उपयोग। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग करके बालक का हम नैदानिक उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की उसकी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने के लिए हम बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है अनुसंधान के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग अनुसंधान में काफी व्यापक है। बिना बुद्धि बहुत सारे तो परीक्षण अनुसंधान ऐसे होते हैं जो बिना बुद्धि परीक्षण के संभव ही नहीं है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही हम अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये थे बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।